नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम नए वीडियो के साथ में कक्षा 10 की विज्ञान की ई बुक स्टडी के रूप में आज हम चैप्टर ले रहे हैं श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपको रीट, सीटेट, पटवार, एसएससी जिसमें एग्जाम में साइंस से चैप्टर का आता है उसमें सभी में उपयोग होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी दोबारा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बुक का एक विकल्प है जो कि किताब से भी बेहतर है। हम इसमें बुक की एक एक लाइन का लाइन टू लाइन स्टडी कराएंगे और एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले श्वसन होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। श्वसन की डेफिनेशन क्या होती है। श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का दहन होता है। क्या क्या होता है? दहन होता है इसमें। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका में CO2, जल तथा ऊर्जा का प्राप्ति होती है। तीन चीजें मिलती हैं इसमें। दहन होता है, ठीक है, श्वसन में दहन होता है, श्वसन में दहन होता है और दहन से तीन चीजें मिलती हैं हमको। क्या क्या मिलती है? CO2 मिलती है, जल तथा ऊर्जा। ये तीन चीजें प्राप्त होती है। श्वसन में क्या होता है? दहन होता है और दहन में CO2, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो देखते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया इसकी दोस्तों ये मिस्टेक 6 है। ये पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया है C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6CO2, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन के 6 अणु से अभिक्रिया करता है और उससे क्या प्राप्त होता है? 6 अणु CO2 निकलती है, 6 अणु जल के निकलते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये होता है श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर C6H12O6 ये क्या है? यह ग्लूकोज है, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है ये, जो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है, और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का निष्कासन होता है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कौन से प्रकार की है? ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, श्वसन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन, एरोबिक श्वसन और एनएरोबिक श्वसन। अब देखते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है। एरोबिक श्वसन, इस प्रकार के श्वसन में भोजन के दहन में O2, यह है O2 है, भोजन के दहन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। वायवीय श्वसन में किसका उपयोग होता है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है। यह श्वसन सभी जीवित कोशिका में होती है। तो सभी जीवित कोशिका में कौन से प्रकार का श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। अगला है श्वसन के दौरान ग्लूकोज C6H12O6 के एक अणु का ऑक्सीकरण निम्न प्रकार होता है। इसका ऑक्सीकरण होता है किस प्रकार होता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि ग्लूकोज का एक अणु 6 अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और 6 अणु जल के बनते हैं,
6 अणु CO2 के बनते हैं, 6 अणु जड़ के बनते हैं और ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा कितने निकलती है? 38 ATP के रूप में इसमें ऊर्जा निकलती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP का निर्माण होता है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका नाम याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं दोस्तों, अब है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या था? जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ऑक्सीजन में एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP का निर्माण होता है। अब देखते हैं अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रकार के श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए O2 आवश्यक नहीं होती है। O2 की यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है अवायवीय श्वसन में, जिससे उत्पादों के रूप में CO2, एथिल एल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और यहाँ पर उत्पाद क्या से बनते हैं? एक तो CO2 बनता है, ठीक है, एथिल एल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है। CO2 बनेगी, एथिल एल्कोहल बन सकता है या फिर लैक्टिक एसिड बन सकता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, C6H12O6, ये तो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का एक अणु 6 अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो इसमें CO2 निकलनी है। ठीक है, अब क्या निकलेगा? जल नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा एथिल एल्कोहल या फिर निकलेगा लैक्टिक एसिड और इसमें निकलेगी ऊर्जा। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणु से केवल 2 ATP का निर्माण होता है। यहाँ पर कितने निर्माण होता है? 2 ATP का निर्माण होता है यहाँ पर, और वहां पर कितने हो रहे थे? 38 ATP वायवीय श्वसन में। इस प्रकार का श्वसन जीवाणुओं में होता है, कवकों में होता है तथा अंकुरण करने वाले बीजों में तथा RBC में होता है। तो अवायवीय श्वसन कहाँ कहाँ पर होता है? जीवाणु में होता है, कवक में, और बीजों में जब अंकुरण हो रहा होता है तो वहां भी अवायवीय श्वसन होता है तथा RBC में। अब देखते हैं 10th क्लास की जो RBC की बुक है उसमें श्वसन के बारे में क्या दे रखा है। तो ये हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार क्रिया के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है, ATP का निर्माण होता है, CO2 गैस उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय O2 का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन परम आवश्यक है। तो श्वसन होगा कब? जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी। गैसों का यह आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है, क्योंकि रक्त में ही CO2 और O2, CO2 अंदर जाती है, O2 अंदर जाती है तो CO2 बाहर निकलती है रक्त से। रक्त O2 गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उनके द्वारा उत्पन्न CO2 को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। गैसों CO2 तथा O2 के इस आदान प्रदान की क्रिया को पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है को श्वसन या रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो गैसों के CO2 तथा O2 के इस प्रकार के आदान प्रदान की क्रिया जो कि पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है, क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वसन तंत्र हमारा किस प्रकार का होता है। श्वसन, हमारी जो सांसें होती हैं, सांस के द्वारा जो वायु जाती है वो हमारी नाकों से होकर यहाँ पर जाती है इस प्रकार, और यहाँ पर जाकर ये ट्रेकिया लेरिंग से होती हुई यहाँ पर ट्रेकिया है और यहाँ पर जाकर ये फेफड़ों में चली जाती है।
तो यहाँ तक ये ट्रेकिया है, ठीक है। और आगे जाकर ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। तो ब्रोंकस दो भागों में बट गई, ठीक है। अब आगे जाकर ये ब्रोंकस फिर अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, जो कहलाती है ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई फिर आगे आगे जाकर और भागों में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। और इसी प्रकार ये पूरे लंग्स का निर्माण होते हैं। ये हमारे ये लंग्स है दो, ठीक है, इस तरह का। तो ये लंग्स की संरचना में ये लेफ्ट लंग्स है और ये राइट है, ठीक है। तो राइट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। लेफ्ट के 2 भाग होते हैं। लेफ्ट लंग्स होता है, लेफ्ट फेफड़ा होता है बायां, उसके 2 भाग होते हैं, और दाएं के 3 भाग होते हैं। और इस प्रकार ये है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के ऊपर ये होता है। आगे देखते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु नाक, गले, श्वसन नलिकाओं के जरिए फेफड़ों में पाई जाने वाली वायु कोशिका या कुपिकाओं एल्वियोलाई में पहुंच जाता है, ठीक है। तो लास्ट में जाकर कहां पर होती है? एल्वियोलाई होती हैं, या फिर बोलते हैं कुपिका। कुपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है, जिसमें केशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। कुपिकाओं में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोलाई में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाओं के द्वारा। रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दिया जाता है, यानी कि एल्वियोलाई में छोड़ दिया जाता है। इस अशुद्ध फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। अशुद्ध गैस CO2 वापस कहाँ छोड़ दी जाती है? वातावरण में छोड़ दी जाती है। यहाँ से हम सांस लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ऑक्सीजन धीरे धीरे चलती चलती कहाँ पर पहुंच जाती है? एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। अब एल्वियोलाई में क्या होता है? रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। इस प्रकार देखो, ये है एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ पर ये रक्त की कोशिकाएं हैं। तो एल्वियोलाई में क्या होता है? शरीर के जो CO2 है वो तो वापस कहाँ पर आ जाती है? रक्त में होकर एल्वियोलाई में चली जाती है। और यहाँ पर जो बाहर से ली गई सांस के साथ में जो ऑक्सीजन आई थी वो रक्त में चली जाती है। तो O2 तो वापस चली जाती है रक्त में, और CO2 इसके द्वारा फिर यहाँ पर इस तरह से वापस बाहर निकाल दी जाती है। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के 3 भागों में विभक्त किया गया है: ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन तथा श्वसन मांसपेशियां। श्वसन तंत्र के तो 2 भाग होते हैं। ये तो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें क्या क्या आते हैं? नेजल कैविटी आती है, नोस्ट्रिल्स आते हैं, लेरिंग्स आते हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट अपर श्वसन तंत्र में आते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या कहते हैं? ट्रैकिया आती है, विंड पाइप यहाँ से लेकर यहाँ तक। राइट पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन है दोनों, ठीक है, लेफ्ट और राइट। और ये फेफड़े वगैरह, ये नीचे का जो सारा पार्ट है, ठीक है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। अब है ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख्य ग्रसनी, स्वर यंत्र या फिर लेरिंग्स आते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? नासिका आती है, नाक आती है, यहाँ से लेकर ये नाक है, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं इसको। मुख्य ग्रसनी आती है, फेरिंग्स आती है ना, और आता है लेरिंग्स। ये पार्ट आते हैं ऊपरी स्वतंत्र। अब है नाक, नोज। यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है, जो एक पतली हड्डी व झिल्ली
के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। नाक के दो आगे जो छिद्र होते हैं वो पतली हड्डी झिल्ली द्वारा विभाजित होते हैं। नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासाग्रसनी या नेसोफेरिंक्स में खुलता है। ऊपर का ये कहाँ पर खुलता है? ये पूरा नेजल कैविटी है और ये खुल रहा है इसमें नेसोफेरिंक्स या फिर नासाग्रसनी में, ये पूरा यहाँ पर खुल गया। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल पतली झिल्ली में होकर रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा सिलिया, श्लेष्मा आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूलकण, परागकण, फफूंद आदि से दूर कर शुद्ध करते हैं। हमारी ये जो नाक होती है, नाक में छोटे छोटे से बाल होते हैं, रोम होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सिलिया, सिलिया बोलते हैं उनको बोलते हैं सिलिया। और यहाँ पर नाक में श्लेष्मा भी होती है, ठीक है, चिकना चिकनी होती है यहाँ पर, जिससे कोई भी धूल के कण, परागकण ये जाए तो यहाँ पर श्वास के साथ अंदर न जाकर यहाँ पर ही चिपक कर रह जाते हैं, नाक पर ही। आगे के दो छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। इस शुद्धि के पश्चात ही सांस फेफड़ों में पहुंचते, यहाँ पर वायु शुद्ध हो जाती है, ठीक है। धूल के कण होते हैं जो चिकनी श्लेष्मा के साथ चिपक जाते हैं, कुछ बालों में अटक जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वायु शुद्ध पहुंचती है। अब है मुख। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने के काम आता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती है। जो हम मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह में इस तरह के कोई बाल तो है नहीं तो कि उसमें कोई शुद्ध हो जाए, ठीक है। हम नाक से सांस लेते हैं, वही शुद्धतम रूप से फिल्टर होकर जाती है। मुंह से सांस लेते हैं वो सीधे सीधे ही उसमें भी कोई भी धूल के कण जा सकते हैं। अगला है फेरिंग्स या फिर ग्रसनी। ग्रसनी एक पेशीय चिकनी रुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक जाती है, ठीक है। यह है आहार नली, ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस के ऊपरी भाग तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फेरिंग्स से नीचे फिर ये आ जाती है भोजन नली, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। यह भोजन नली है। भोजन नली, तो भोजन नली के तीन पार्ट होते हैं। भोजन नली नहीं, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी के जस्ट सामने का जो फेरिंग्स का भाग होता है वो कहलाता है नेसोफेरिंग्स। मुख के सामने का जो भाग होता है वो कहलाता है ओरो, ये मुख है, मुख के सामने का भाग ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और कंठ के सामने लेरिंग्स, कंठ को बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स के सामने का फेरिंग्स का भाग लेरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। और लेरिंग्स के नीचे का जो श्वास नली का भाग होता है वो कहलाता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया में यह सलेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी श्वास नली होती है वो पिचकती नहीं है। ग्लोटिस और टंग होता है इसमें, ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में। ग्रसनी को तीन भागों में विभक्त किया गया है, ग्रसनी नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स तथा लेरिंगोफेरिंग्स। नासाग्रसनी मुख्य गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाले ग्रसनी का प्रथम भाग है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होती हुई मुख्य ग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख्य ग्रसनी में प्रवेश करती है। मुख से ली गई सांस सीधी मुख्य ग्रसनी में प्रवेश करती है। जैसे अगर हम सांस यहाँ से लेंगे तो सीधी इसमें प्रवेश करेगी, यह है मुख्य ग्रसनी। अगर नाक से लिए तो सबसे पहले प्रवेश करेगी नेरिंगोफेरिंग्स में। मुख्य ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी लेरिंगोफेरिंग्स से होते हुए एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। यहाँ से लेकर फिर सांस कहाँ चली जाती है? इसमें स्वर यंत्र में, यहाँ पर ये स्वर यंत्र है, इसमें सांस चली जाती है। घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस
एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली और आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करती है। एपिग्लोटिस क्या होता है? हम जो भोजन लेते हैं, भोजन भोजन नली में जाए और सांस श्वास नली में जाए, इसके लिए यहाँ पर ये है, देखो ये है एपिग्लोटिस, ये सफेद सफेद सा भाग होता है, ये है एपिग्लोटिस। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये कंडीशन है जो सांस लेने की कंडीशन है। इस तरह से यहाँ से श्वास लिया, इस तरह से यहाँ पर सीधे श्वास इस तरह चले गए, और ये है ये नली, ये है आहार नाल, ईसोफेगस। ईसोफेगस इस टाइम यहाँ से ये चिपकी हुई, यानी कि यहाँ पर ये बंद है। तो इस टाइम कहाँ पर कौन सा मार्ग खुल रहा है? इस तरह का। तो ये श्वास नली की कंडीशन है ये। और जब श्वास लेते हैं तो ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस है वो इस तरह से ऊपर की तरफ होता है। जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, ये भोजन का पार्ट है। अगर भोजन करते हैं तो नाक बंद हो जाती है और यहाँ से श्वास नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो यहाँ का भोजन है जो यहाँ पर आ गया। तो देखो ये एपिग्लोटिस पहले इधर था, अब एपिग्लोटिस मुड़कर इधर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये ट्रेकिया, ये श्वास वाला, ये बंद हो गए, बिल्कुल क्लोज हो गए ऊपर से। तो कौन सा भाग खुल गया? यहाँ भोजन का ये श्वास, ये भोजन नली का ये ऊपर से भाग खुल गया, यहाँ से भोजन आकर सीधा अब इसमें चला जाता है, ठीक है। तो ये भोजन खाने की कंडीशन हो गई, ठीक है। जब भोजन खा लिया तो वापस से ये एपिग्लोटिस ऊपर हो जाता है और फिर से हम सांस लेने लग जाते हैं। यानी कि हम जब भोजन को निगलते हैं उसी टाइम में हमारा श्वास थोड़ी देर के लिए बंद होता है, ठीक है। बंद हो किस प्रकार होता है? एपिग्लोटिस इस पर नीचे की तरफ मुड़ जाती है। चूंकि ग्रसनी भोजन निकलने में भी सहायक है, इसमें एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए, भोजन आहार नली में, भोजन भोजन नली में जाए और श्वास श्वास नली में जाए। ये काम होता है किसका? एपिग्लोटिस का। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे है स्वर यंत्र या फिर लैरिंक्स। ये कंठ यहाँ पर है, ये है कंठ, लैरिंक्स इतना, ठीक है। ये आगे फिर ये ट्रेकिया आ जाएगा, और ऊपर क्या था? ऊपर था फेरिंग्स, यहाँ तक का ये पार्ट था वो फेरिंग्स था ये, इस तरह से। यहाँ पर ये एपिग्लोटिस आ गया, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट है, ये है लैरिंग्स, इसको कंठ भी बोलते हैं, इस तरह, ठीक है। सुपर ग्लोटिस है, ये सुपर ग्लोटिस होता है, ये तो है ग्लोटिस, ये सुपर ग्लोटिस, ठीक है। और ये है ग्लोटिस। ये ट्रेकिया का जो ऊपर का भाग होता है, ट्रेकिया का ऊपर का भाग होता है उसी को बोलते हैं ग्लोटिस, और नीचे का भाग होता है वो सब ग्लोटिस। ग्लोटिस में ही होते हैं वोकल कॉर्ड, वाक रज्जु बोलते हैं इसको, बोलते हैं वाक रज्जु, वाक रज्जु। और ये नीचे का भाग ये कहलाता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया नीचे भाग आ जाता है फिर ईसोफेगस, इधर से ये ईसोफेगस है, ये ट्रेकिया है। कंठ श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना है। ये कंठ में श्वास नली, कंठ यहाँ से ऊपर का ये कंठ है, ठीक है। और ये है श्वास, उसको जोड़ने वाला भाग है लैरिंग्स। ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की उपास्थि कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। भोजन को निकलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती है। भोजन निकलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती है। भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। स्वर यंत्र में वाक रज्जु, वोकल कॉर्ड नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्ली, स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं जो हवा के बहाव से कपकपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ये वाक रज्जु होते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन से ही फिर ध्वनि उत्पन्न होती है और हम बोल पाते हैं। अब है निचला श्वसन तंत्र। ये तो ऊपर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये ऊपर का पार्ट था, ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र। अब है
निचला श्वसन तंत्र। अब निचले श्वसन तंत्र में क्या आते हैं, ट्रैकिया आएगा, यहाँ से लेकर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ये सारे आए। देखो यहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें नेजल कैविटी, नेज, माउथ, फेरिंग्स, ये सारे आते हैं। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया आदि ये सारे, लंग्स, डायफ्राम, ये सब उसमें आते हैं लोअर में। निचले श्वसन तंत्र में मुख्य श्वास नली पाई जाती है, तो ट्रैकिया, श्वसनी या ब्रोंकाई, श्वसनिका या ब्रोंक्यूल्स, कुपिका तथा फेफड़े, ये सारे किस में आते हैं, निचले श्वसन तंत्र में। सबसे पहले श्वास नली ट्रैकिया, यह करीब 5 इंच लंबी नली होती है। श्वास नली ट्रैकिया होती है ना, ये 5 इंच लंबी नली का होती है लगभग, जो कूट स्तरीय पक्षमावी स्तंभाकार उपकला स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम द्वारा रेखित सी आकार की उपास्थल छल्ले से बनी होती है। ये उपास्थल छल्ले हैं इस तरह से, ठीक है, ये गोल गोल देख रहे हैं ना, ये उपास्थल छल्ले से बनी होती है। और ये छल्ले किस प्रकार के ऊतक होते हैं, कूट स्तरीय पक्षमावी स्तंभाकार उपकला ऊतक। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई या श्वसनी से मिलाती है, ब्रोंकनी से मिलाती है। कौन मिलाती है, श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। श्वास को कहाँ से, वक्ष स्थल से यहाँ तक, फेफड़ों तक, गर्दन से, यहाँ से गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया ही है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी व बाईं ओर 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वसनी होती है वो कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाते हैं, ये 2 भाग बट गए। विभाजित होकर अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनिकाएं या प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है। यहाँ पर जो उपकला होती है उस श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रसित करती है। यहाँ पर फेफड़ों की ओर अग्रसित करती है। आगे है श्वसनी ब्रोंकाई तथा श्वसनिका ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई तथा ब्रोंक्यूल्स या फिर श्वसनी या श्वसनिका। ठीक है, यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया की उपास्थल छल्ले हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकस है। ठीक है, ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स, राइट मेन ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर श्वसनी में विभक्त हो जाती है, यानी कि ब्रोंकाई में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में द्वितीय श्वसनी में, जिसे द्वितीय श्वसनी कहते हैं, में बट जाती है। प्रत्येक खंड में द्वितीय श्वसनी तृतीय श्वसनिका में विभक्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये बट गई, फिर ये फिर बट गई, फिर ये फिर बट गई, इस तरह से प्रत्येक तृतीय श्वसनिका छोटी छोटी श्वसनिकाओं ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है, छोटी छोटी ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है। ये ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैले रहते हैं। हर ब्रोंकियोल आगे चलकर छोटी सी सीमांत टर्मिनल ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना
बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? एक तो श्वसनी और एक ब्रोंकियोल, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल मिलकर एक शाखानुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं या फिर एल्वियोलाई पाई जाती हैं। गैसों का विनिमय इन कुपिकाओं के माध्यम से ही होता है। तो गैसों का विनिमय किसमें होता है? इन कुपिकाओं या फिर एल्वियोलाई के माध्यम से होता है। अब है फेफड़े। फेफड़े लंग्स। फेफड़े फुफ्फुसीय, लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी कलर के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष स्थल पर दाएं में बाएं भाग में मध्यपट के ठीक ऊपर या फिर डायफ्राम के ठीक ऊपर होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेकों कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाहिनी फेफड़े से थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, ये तो है दाहिना। ठीक है, और ये है बायां। ठीक है, तो क्या कर रहा है? दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है। दाहिना फेफड़ा बाइना फेफड़े से दाहिना फेफड़ा यानी कि ये फेफड़ा है जो बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा, यानी कि लंबाई में थोड़ा छोटा होता है पर अधिक चौड़ा होता है। ये अधिक चौड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर जो हर्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है? हर्ट होता है, तो इसकी वजह से ये दब जाता है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ज्यादा फैला हुआ होता है। और जो बायां फेफड़ा है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और दाहिना फेफड़ा उसके उसके तीन पार्ट होते हैं, एक दो तीन। ठीक है, ये होता है सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। ये है ट्रैकिया। इसी तरह से लेफ्ट में सुपीरियर लोब, ये ब्रोंकस है, सेकेंडरी लोब, और ये इंफीरियर लोब। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से अधिक भारी होते हैं। पुरुषों के फेफड़े अधिक भारी होते हैं। बायां फेफड़ा दो खंडों में, बायां फेफड़ा दो खंडों में तथा दाहिना तीन खंडों में विभक्त होता है। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड अनेकों छोटे छोटे खंडों में विभक्त होते हैं, जिसमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियां व शिराओं की शाखाएं विभक्त होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। ये खंड है, इसके भीतर भी बहुत सारे खंड अलग, और जिसमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियां, रक्त केशिकाएं, ठीक है, उनका जाल होता है, और ये सारे मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है, जिसमें कई कोशिकाएं या फिर कैपिलरी तथा 30 मिलियन कुपिकाएं या फिर एल्वियोलाई पाई जाती हैं। एक फेफड़े में 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंकियोल के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। ये असंख्य केशिकाओं से घिरा होता है। कुपिका में सल की उपकला स्क्वैमस एपिथेलियम की पंक्तियां पाई जाती हैं, जो कोशिका के प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। अब है श्वसनी मांसपेशियां। श्वसनी मांसपेशियों का मतलब एक, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, इधर सांस कहते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, और छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? वो पसलियों की वजह से होता है, पसली या फिर मसल्स होती हैं। ठीक है, फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियां की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से
श्वसन के लिए मध्यपट या फिर डायफ्राम उत्तरदायी होता है। डायफ्राम हमारे सांस लेने के लिए उत्तरदायी होता है। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है। मध्यपट या फिर डायफ्राम पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होते हुए फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है। मध्यपट के संकुचन होता है तो वायु नासिका से भीतर जाती है और फेफड़ों के अंदर चली जाती है। अनुशीतलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं जो मध्यपट के संकुचन एवं शीतलन में मदद करती हैं। तो ये है हमारा थोरेसिक बास्केट। ये पूरा जाल सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं थोरेसिक बास्केट। तो इसमें होती हैं पसलियां, ठीक है। इसमें दो प्रकार की मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार की होते हैं, एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और ये कहलाता है हमारा स्टर्नम। ये जो सामने छाती का हड्डी से होती है यहाँ पर, वो कहलाता है स्टर्नम। और ये है पसलियां रिब्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रकार की मसल है, उन्हीं के आपस में संकुचन एवं शीतलन से हमारा क्या होता है, फेफड़े फूलते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरह की मसल है, ठीक है। ये तो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और ये जो भीतर की तरफ दिख रही है ये है इंटरनल, ठीक है। इसको बाहरी तरफ खोलते हैं तो ये दो पसलियां हैं, ठीक है। ये दो पसलियों के बीच में इस तरह की पेशियां होती हैं, ठीक है। ये तो बाहर की तरफ होती हैं और एक भीतर की तरफ होती है। इसके संकुचन शीतलन से हमारा डायफ्राम या फिर फेफड़े सिकुड़ते हैं। अब है श्वसन की क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। उपकोशीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने या बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस प्रकार वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुपिकाओं के मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। ऋणात्मक दाब प्रवणता का मतलब है, ठीक है, ये हमारा शरीर है, यहाँ पर इस तरह के फेफड़े हैं। तो बाहर वातावरण में वायु का दाब और यहाँ पर वायु के दाब में अंतर होता है, यानी कि बाहर तो O2 ज्यादा होती है, भीतर O2 होती है कम, ठीक है। और बाहर है जो CO2 कम होती है और अंदर CO2 अधिक हो जाती है, ठीक है। तो बाहर O2 अधिक है तो भीतर आ जाएगी, भीतर CO2 अधिक है तो वो बाहर आ जाएगी। इसको बोलते हैं ऋणात्मक दाब प्रवणता। इस कारण वायुमंडल से अधिक दाब वाली वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। श्वसन की प्रक्रिया दो स्तरों पर संपादित होती है। पहला है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें गैसों को विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं तथा केशिकाओं में रक्त प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। इसमें ये होता है, यहाँ पर ट्रेकिया है, यहाँ पर जाकर फेफड़े हैं। यहाँ से वातावरण से लेकर फेफड़ों की कुपिकाओं तक का जो गैसों का आना जाना है, आदान प्रदान, ये तो कहलाता है बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। अब यहाँ कुपिका या फिर एल्वुलाई में ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है, और यहीं पर क्या है, यहीं पर CO2 है। तो यहाँ पर रक्त केशिकाओं का जाल होता है, ठीक है।
तो रक्त केशिकाओं का और ये कुपिकाओं के मध्यस्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, वो कहलाता है आंतरिक श्वसन। और ये श्वसन किसके माध्यम होता है, विसरण के माध्यम से होता है। तो चलिए दोस्तों, ये रेस्पिरेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ 10th क्लास का, ठीक है। तो ऐसे वीडियो लगातार आप देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए लगातार। इन वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रीट, सीटेट, पटवार, इनके लिए बोर्ड की किताबें पढ़ना एक बहुत ही जरूरी होता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, थैंक यू।